आज हम करेंगे पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार 2-3 लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, हुआ ये कि लेखक ने एक फोटो देख ली और वो फोटो थी प्रेमचंद और प्रेमचंद की पत्नी की। उस फोटो को देखकर साफ पता चल रहा था कि प्रेमचंद जी कितने सादगी से युक्त रहते थे, बहुत सिंपल मैन थे। उस फोटो में ऐसी क्या खास बात थी? दरअसल प्रेमचंद ने जो जूते पहने हुए थे वो फटे हुए थे। उन फटे हुए जूतों को देखकर लेखक कुछ अनुमान लगाता है। वो अनुमान क्या लगाता है वो तो हम पाठ में ही पढ़ेंगे। इसके साथ साथ 2-3 बातें और भी नोट की लेखक ने। उनकी हल्की सी स्माइल, और मतलब थोड़ा हंस रहे थे, मुस्कुराने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन वो बहुत हल्का। और इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें लेखक ने नोट की। उसी के बारे में छोटी मोटी कुछ हल्की फुल्की बातें इस पूरे पाठ में बताई हैं, लेकिन कुछ गहरा मतलब बताती हुई वो बातें अब हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, पहले पैराग्राफ में लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं कि मैंने प्रेमचंद जी की एक फोटो देखी। उस फोटो में उन्होंने कौन कौन सी वेशभूषा थी या और क्या क्या नोट किया लेखक ने, वो पहले पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले। देखो, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कौन? प्रेमचंद जी। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है। सिर पर तो मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता पहना हुआ है और धोती पहने हुए हैं, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। इस तरह की वेशभूषा थी। आगे देखो, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। मतलब गालों की ये जो हड्डियां होती है ना, ये उभर कर आ जाती हैं जब कोई इंसान बुजुर्ग हो जाता है, या यूं कह लो कि बहुत कमजोर हो जाता है, तब भी ये साफ हड्डियां दिखती हैं। चलिए आगे। पर घनी मूछें, घनी घनी मूछें थी उनकी। किनकी? प्रेमचंद जी की। घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। मतलब वो घनी घनी मूछें थी तो चेहरा ढका हुआ सा रहता था। पांवों में उन्होंने क्या डाल रखा है? कैनवस के जूते। कैनवस एक कंपनी का नाम, कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद का मतलब होता है फीते, फीते कह लो, लेसिस कह लो। तो वो लेसिस बेतरतीब यानी बहुत बुरी तरीके से बंधे हुए हैं। बुरी तरीके से क्यों बंधे हैं? दरअसल होता क्या था, पहले के जमाने में लेसिस के आगे आगे का जो हिस्सा होता था ना, उसमें लोहे की पतरी आती थी पहले के टाइम पर। आज भी आती है, लेकिन वो पतरी प्लास्टिक की होती है। आजकल इतनी आसानी से वो हटती नहीं है, लेकिन पहले लोहे की पतरी होती थी, वो बड़ी आसानी से खुल जाती थी, निकल जाती थी। फिर वो जो जूते का अगला हिस्सा है ना, वो किसी छिद्र में डाले, यानी जूते के छिद्र में डालते थे, तो वो डलता नहीं था, वो इतना आसान नहीं था। तो इस वजह से न डल पाने के कारण उसको पूरी तरह से जैसे तैसे वो बांध लिया जाता था। तो ऐसा ही कुछ साफ नजर आ रहा था कि जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए थे, यानी लेसिस, लापरवाही से उपयोग करने पर ऐसा ही हो जाता था कि बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। मतलब वो छेद में जाता ही नहीं है वो लेस, या यूं कह सकते हो वो जो फीता होता है वो उस छेद के अंदर जाता ही नहीं। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, मतलब कैसे भी करके बांध दिए जाते हैं, जो प्रेमचंद जी ने भी वैसा ही किया। दाहिने पांव का जूता ठीक है। मतलब एक जूता तो वो बहुत अच्छे से, वो भी दाहिने पांव का, वो बहुत अच्छा बना हुआ था, मतलब फटा हुआ नहीं था कहने का मतलब। मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया था। मतलब फटे हुए जूते पहन रखे थे, वो भी बाएं साइड के। मतलब बाएं साइड का जो जूता था उसमें एक बहुत अच्छा खासा छेद हो गया था, दिख रहा था साफ। उसमें से उंगली भी बाहर झांक रही थी, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि लेखक उस फोटो को देखकर सोचता है कि जब ये फोटो खिंचाने की पोशाक है, मतलब वो सिंपल से वस्त्र पहन रखे थे, कुर्ता पजामा बहुत साधारण सा, वो भी बहुत अच्छा नहीं था। जूते थे वो फटे हुए थे, बंद यानी फीते यानी लेसिस वो बहुत बुरी तरीके से बंधे हुए थे। इस तरह की सी चीजें जब वो देखता है लेखक, तो सोचता है कि जब ये फोटो खिंचाने की ये पोशाक है, ये वस्त्र है, ये वेशभूषा है, तो फिर असलियत में पहनते कैसे होंगे? क्योंकि अक्सर लोग फोटो खिंचाने के लिए नए नए कपड़े ट्राई करते हैं, नए कपड़ों में खिंचवाते हैं। और प्रेमचंद जी जब फोटो इसमें खिंचा रहे हैं तो उनके असलियत में कपड़े कैसे रहे होंगे? लेकिन फिर बाद में लेखक विचार बदलता है, सोचता है कि नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग तरह की पोशाकें नहीं होंगी। मतलब ये जैसे हैं, जैसे फोटो में दिख रहे हैं, ठीक वैसे ही असलियत में भी ऐसे ही होंगे। मतलब ये कोई दिखावा नहीं करते थे, ये बहुत साधारण इंसान थे, इनको अलग अलग पोशाकों की आवश्यकता नहीं थी, ये दिखावा पसंद आदमी नहीं थे। ऐसा कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूं फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, पोशाक माने वस्त्र, तो पहनने की कैसी होगी? फिर लेखक अगले ही पल अपने विचार बदलता है और कहता है कि नहीं,
इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, ये अलग अलग पोशाकें नहीं पहनता होगा, ये जैसे हैं वैसा ही दिखते होंगे। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। किसमें? उस आदमी में, यानी प्रेमचंद जी में। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, मतलब जैसा है ये वैसा ही फोटो में दिख रहा है, इसको दिखावा पसंद नहीं है। ऐसा लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं। आगे देखिए, अब लेखक अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि ये जो इतने बड़े लेखक हैं, कौन? प्रेमचंद जी, इन्होंने थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया होता, मतलब अगर धोती को थोड़ा सा नीचे कर लिया हो जाता, तो फिर वो जूते जो फटे हुए थे वो दिखते नहीं। लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और इसके अलावा एक और बात भी बताते हैं लेखक इसी पैराग्राफ में, कहते हैं कि ये जो अधूरी मुस्कान है ना, इसका भी कोई ना कोई मतलब होगा। प्रेमचंद जी कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे होंगे। ये आई कैसे? दरअसल ये आई तो तब होगी जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा, तो परंपरा के अकॉर्डिंग सब लोग हंसते ही हैं, तो वैसे ही उन्होंने कहीं दबी हुई हंसी को बाहर निकालने की कोशिश की होगी। जब तक वो बाहर आई होगी, अभी थोड़ी सी आई थी, इतने में फोटोग्राफर ने फोटो खींच दी। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में, देखते जाइए। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है, मतलब ये बात प्रेमचंद जी से कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं? क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? झेप मतलब शर्म नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, मतलब इसकी तुम परवाह ही नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ा विश्वास दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। मतलब ये बात कहते हुए लेखक बड़े खुश हो रहे हैं कि ऐसे भी इंसान थे किसी टाइम। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे से, मतलब दर्द के गहरे कुएं में वो दबी हुई होगी कि क्या वो मुस्कान, वो हंसी, वो कहीं दबी हुई पड़ी होगी। उस मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये जो अधूरी मुस्कान है ना, ये बहुत अजीब सी है, विचित्र है। क्यों? ये अनोखी इसीलिए है क्योंकि इसमें एक व्यंग्य छिपा हुआ दिखता है लेखक को। व्यंग्य कैसा? व्यंग्य दरअसल होता क्या है, एक तरह का ताना जैसे दिया जाता है ना, वैसे ही वो मुस्कान एक तरह से ताना दे रही है। वो ताना क्या दे रही है, वो ताना क्या है, इसके बारे में आगे पाठ है, लेकिन वो ताना देती हुई प्रतीत हो रही है। ताना कह लो, व्यंग्य कह लो, कटाक्ष कह लो, एक ही बात है। तो यह अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है। उपहास यानी मजाक। ये मजाक बना रहे हैं किनका? ऐसे लोगों का जो दिखावा कर रहे हैं, जो दिखावे पर जीते हैं। वो उनका मजाक वो क्यों बना रहे हैं और क्या दिखावा करना चाहिए, उससे क्या नुकसान होता है, ये सारी बातें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखते जाइए। इसमें उपहास है, एक मजाक है, एक व्यंग्य है। अब लेखक सोचता है कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में लेखक कहता है कि अगर फोटो ही खिंचानी थी तो और बहुत से तरीके हैं उस जूते को छुपाने के लिए, या फिर नहीं भी होते तरीके तो इससे अच्छा फोटो ना ही खिंचाते, ये फटे जूते में क्यों खिंचवा ली। ऐसा लेखक अभी सोच ही रहे हैं। आगे क्या होता है देखते जाइए। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, पत्नी का आग्रह रहा होगा। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट की होगी और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी मानी दुखद घटना। ये कितनी बड़ी दुखद घटना है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने का भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश मतलब दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं। मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है इस तरह की वेशभूषा देखकर। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। मतलब मैं तुम्हारे दुख में दुखी तो हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में जब देखता हूं तो तुम एक व्यंग्य करते हुए नजर आ रहे हो। वो व्यंग्य क्या है, ध्यान से सुनो। लेखक कहता है कि ये जो अधूरी मुस्कान है और उनकी आंखों से जो लग रहा है और एक फटा हुआ जूते में से जो अंगुली झांक कर देख रही है, वो दरअसल ऐसे लोगों पर इशारा कर रही है जो दिखावा करते हैं। दिखावे से इतना बड़ा नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है, आइए एग्जांपल से समझाता हूं। हुआ ये कि लेखक का जूता भी फटा हुआ है, लेखक खुद ये स्वीकार करता है, लेकिन वो जूता नीचे से फटा हुआ है, मतलब निचले हिस्से से। ऊपर से वो बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर कोई फोटो खींचे या बाहर से ऊपर से कोई देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जूता बिल्कुल सही सलामत है, उसमें लेखक की बेइज्जती नहीं होती। कोई कह नहीं सकता कि तुम फटे हुए जूते पहने हुए हो। लेकिन
जो प्रेमचंद का जूता था वो ऊपर से फटा हुआ था, जिससे साफ दिखता था कि वो जूते अच्छे नहीं हैं। लेकिन लेखक कहता है इसमें जो दिखावा करते हैं ना, मतलब मेरे जैसे लोग जो दिखावा कर रहे हैं, जिनका जूता नीचे से फटा हुआ है, ऐसे लोगों का नुकसान कितना हो रहा है। मतलब उनके तलवे छिल रहे हैं, वो तलवों से, वो जो तलवे हैं उनके, वो लहूलुहान हो रहे हैं। लेकिन जिनका जूता ऊपर से फटा हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो खुद चोट नहीं खाते। ऐसा होता है कब? जब लोग दिखावा नहीं करते। मतलब जिनके जूते ऊपर से फटे हुए हैं उनको कोई परवाह नहीं है, वो अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। और जिनका जूता नीचे से फटा हुआ है, जो दिखावा करते हैं, हमने अच्छे जूते पहन रखे हैं, वो दिखावा प्रिय लोग अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। ये सिर्फ जूते की बात नहीं है, ये एक्चुअल लाइफ में भी होता है कि जितना दिखावा करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में वो चीज तो है ही नहीं, लेकिन हम दिखावा के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ। इससे बाद में हमें पता चलता है कि हमने अपना खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यह बात लेखक उस फोटो को देखकर समझ पाता है। कब? जब उनकी अधूरी मुस्कान देखता है, वो जूते में झांक रही उंगली को देखता है, वो उंगली साफ इशारा कर रही है ऐसे लोगों पर जो दिखावा कर रहे हैं। ऐसा लेखक अनुमान लगाता हुआ आगे लिख रहा है। थोड़ा बहुत कुछ और भी है, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, पाठ समझ आ जाएगा 100%। देखिए, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। मतलब किसी से जूते मांग कर भी तो फोटो खिंचाई जा सकती थी, ऐसा लेखक सोचते हैं। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। मतलब मांग लेते हैं कोट और वर दिखाई, यानी कि दूल्हा बनकर चले जाते हैं अपने रिश्ते के लिए। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मोटर मांग लेते हैं, मोटर यानी कार मांग लेते हैं और बारात निकालते हैं। तो इस तरह की गतिविधि अक्सर हो जाया करती है। और तो और फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही नहीं मांगते बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, फोटो का कितना बड़ा महत्व है, यानी ये तो दिखावा, यही तो दिखावा है, तो तुम इसके महत्व को समझते ही नहीं। लोग तो इत्र चुपड़ कर, इत्र का मतलब होता है परफ्यूम लगाकर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो खुशबू देती है। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि एक जो सिर पर पहनने वाली टोपी होती है वो बहुत सस्ती मिल जाती है, जबकि दूसरी तरफ पैरों में पहनने वाली चीज यानी जूते बहुत महंगे होते हैं। यानी इन दोनों की जो एक अनुपातिक मूल्य है या डिफरेंस है, या यूं कह लो कि जो पैसों के बीच डिफरेंस, अंतर आया हुआ है, इसी डिफरेंस के चक्कर में प्रेमचंद जी भी फंस गए। मतलब उनकी टोपी तो ठीक ठाक है क्योंकि वो सस्ती होती है, दूसरी तरफ जूते बहुत महंगे होते हैं उस टोपी के मुकाबले, तो इसीलिए उनके जूते फटे हुए। ऐसी बात लेखक इस पैराग्राफ में बता रहे हैं, सुनते जाइए। टोपी 8 आने में मिल जाती है। 8 आने यानी आप 50 पैसे कह सकते हो, वैसे तो 48 पैसे होते हैं, लेकिन आप 50 पैसे 8 आने ही कहते हैं। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, और अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। मतलब एक जूता लो और 2500 टोपियां ले लो, इन दोनों की कीमत बराबर होगी। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम इनके अनुपात में ही फंस गए। यह विडंबना मुझे इतनी विडंबना मतलब होता है कठिनाई, ये कठिनाई मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम ऐसा क्यों चुभ रही है? दरअसल प्रेमचंद जी बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़े। उनको कथाकार भी कहते थे, उपन्यास सम्राट भी कहते थे, युग प्रवर्तक भी कहते थे। युग प्रवर्तक मतलब होता है युग को बदलने वाले। तो युग प्रवर्तक न जाने क्या क्या कहलाते थे। मतलब तुम महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट थे, युग प्रवर्तक थे, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। अब लेखक अपने जूते के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। मतलब नीचे का जो सोल होता है वो फट गया है। फटने के कारण अब क्या हो रहा है? अंगूठा जमीन से घिसता है। मतलब जो अंगूठा जमीन के साथ लगता है ना, क्योंकि तलवा तो फटा हुआ है, यानी सोल, उस फटे हुए तलवे या सोल के कारण ही वो जो अंगूठा है नीचे से छिल जाता है। कभी कभी ऐसी बुरी हालत हो जाती है, यही बात लिखी हुई है। और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, यानी खून आने लगता है उसमें। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। किसकी? लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे जूते की स्थिति ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए नीचे से, लेकिन अंगुली बाहर नहीं नजर आएगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है
पर पांव सुरक्षित है। मतलब तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा हुआ है। मेरी अंगुली ढकी हुई है, पूरी तरीके से कवर्ड है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। पर्दा मतलब होता है कैमरा। तुम कैमरे के महत्व को ही नहीं समझ रहे। हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। दरअसल यहां कैमरा ही नहीं है। पर्दे का मतलब तो कैमरा होता है, लेकिन कैमरे का मतलब है दिखावा। तुम दिखावे के महत्व को समझ ही नहीं रहे, और हम जैसे मनुष्य दिखावे पर कुर्बान हो रहे हैं। बच्चों, प्रेमचंद जी किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बातें अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। अब लेखक आगे के पैराग्राफ में बताते हैं कि लेखक कहते हैं कि मैं तो जिंदगी में भी ऐसी फोटो ना खिंचाऊं। कैसी? कि जूते फटे हुए हो, ऐसी फोटो मैं जिंदगी में भी ना खिंचवाऊं। चाहे मेरी जीवनी कोई बिना फोटो के ही छाप दे, लेकिन मैं ऐसी फोटो तो कभी भी ना खिंचवाऊंगा। तो ऐसा वो कुछ बोलते हैं। लेकिन अब वो उनकी जो अधूरी मुस्कान है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि ये अधूरी मुस्कान है क्यों। दरअसल लेखक इस बारे में सोचने लगते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अधूरी मुस्कान क्यों आई। शायद इसलिए आई। अब लेखक प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हैं ना पहले की, वो कहानियां में जो हास्य रूप आए हैं, मतलब हंसी के जो सीन आए हैं, उन सीन को याद करते हुए, ऐसा लिखते हुए कहते हैं कि शायद लेखक को, यानी उस प्रेमचंद को वो बातें याद आ गई। उस याद आने की वजह से ये मुस्कान आई है। दरअसल वो एक्चुअल में थोड़ा मजाक के रूप में लेते हुए लेखक क्या कहते हैं कि अभी आगे पढ़ेंगे वो तो, फिलहाल जो मैंने अभी समझाया है उसको पढ़ लेते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। बड़े ठाठ से मतलब कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, बड़े ही विश्वास के साथ आपने पहन रखे हैं। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। पस्त यानी मैं अपने हौसले हार जाता हूं। पस्त करना मतलब हार जाना। मैं अपने हौसले हार जाता हूं। क्या मतलब है इसका? मतलब मैं समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे कुछ खास समझ आ नहीं रहा है। क्या कि ये अधूरी मुस्कान किसके लिए है? क्या आप कहना चाह रहे हो तुम? तो ऐसा ही अब आगे भी पढ़ेंगे। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? मतलब एक गोदान बहुत बड़ा उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसमें गोदान हो जाना, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको बहुत कुछ अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। तो ऐसी 2 3 4 कहानियां इस आगे वाले पैराग्राफ कह लो या अगले 4 लाइनों में बता रखी हैं। वो थोड़ी हंसी वाली बातें हैं। तो लेखक सोचते हैं कि शायद ऐसा हो गया होगा, इसीलिए लेखक को, प्रेमचंद जी को वो मुस्कान आई है या हंसी आई है। ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। देखो, क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात एक कहानी है, बहुत अच्छी है, जिसमें नील गाय हल्कू का खेत चर जाती हैं और वो बड़े इत्मीनान से सो जाता है वापस, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और वो चाहता नहीं है कि वो उठे और उस नील गायों को भगाए। उसका मन नहीं है, क्योंकि मन इसीलिए नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी है और वो चुपचाप अपने बिस्तर में पड़ा रहता है। उसको ये तो पता है कि नील गायें आई हुई हैं, उनका खेत चर रही है, वो चरने देता है। उसको अपनी नींद प्यारी है, उसको वो सर्दी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए वो उठता ही नहीं है। ये मैंने एक बात थोड़ी डिटेल में बता दी। ऐसे ही और भी बातें भी बताई हैं और अलग अलग कहानियों में, लेकिन आपसे मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनमें कुछ हंसी वाली बातें थी। तो क्या कहते हैं? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, इसीलिए हंसी आ गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। दरअसल ये कुछ कहानियां थी, आप पढ़ लेना अगर आपके पास समय मिले। चलिए, तो आगे क्या हुआ? मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक? आखिर ये क्यों फट गया और कैसे फटा? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? मतलब बहुत चक्कर लगाते रहे होंगे, इसीलिए ये जूता, ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये जूता फट गया होगा। अब लेखक आगे एक और अनुमान भी लगाता है कि शायद प्रेमचंद जी चक्कर लगाकर जाने लग गए होंगे। किस लिए? क्योंकि बनिए की उधारी ना चुकानी पड़े, इसीलिए। मतलब प्रेमचंद जी के पास के ऊपर काफी उधार चढ़ गया होगा। उस उधार से बचने के लिए वो उनकी दुकान के सामने से तो जाते नहीं होंगे, बनिए की दुकान के सामने से। वो क्या करते होंगे? वो दुकान के सामने से बचने के लिए वो घूमकर जाने लग गए होंगे, और घूमकर जाएंगे तो ज्यादा जूता चलेगा, ज्यादा घिसेगा, यानी जूता फटेगा। इस वजह से वो फट गया होगा, ऐसा लेखक अनुमान लगाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो बदल भी जाते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि ज्यादा चलने से जूता घिसता है, यानी नीचे की तरफ से, वो कभी फटता नहीं है ज्यादा चलने से। जैसे मेरा जूता घिसा है क्योंकि ज्यादा चलने की वजह से, कभी फटा नहीं है। तो ऐसा ही एक अनुमान लगाते हुए लेखक क्या कहते हैं, देखिए, क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? ऐसा अनुमान लगाते हुए एक प्रश्न पूछते हैं। चक्कर लगाने से फिर अगले ही पल वो बदल भी जाते हैं, कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। क्योंकि मेरा भी जूता ऐसा ही हुआ था। एक कुंभनदास थे, बहुत बड़े इंसान थे,
कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उनके साथ भी ऐसा ही हो गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिराम। मतलब आने जाने में पनैया, पनैया यानी जूते, आने जाने में जूते घिस गए, बिसर गयो हरिराम। हरिराम को तो हम भूल ही गए, यानी भगवान को याद करना तो हम भूल ही गए। उस मंदिर के या फतेहपुर सीकरी, वहां पर वो पूजा पाठ ही करने जाते थे, तो फतेहपुर सीकरी में आने जाने में जूते ही घिस गए। अब जूते ही घिस गए तो वो जो भगवान का नाम लेने हम गए थे वो तो हम भूल ही गए, हमारा ध्यान तो जूते की तरफ चला गया। ऐसा वो कुंभन दास जी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था। यानी कुंभन दास ने एक और बात भी कही थी। क्या कहा था कि जिनको देखने के लिए हम दुख उठाते हैं, मतलब इतनी दूर हमें जाना पड़ता है, किसको देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए। जिनको देखने के लिए हम दुख उठाते हैं उनको वहां पर जाकर सलाम भी करना पड़ता है। ये कैसी रीत है, मतलब दुख भी उठाओ और सलाम भी करो। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जो बुलाकर देते हैं। कहते हैं कि जिनके देखे दुख उपजत हैं, जिनको देखने से या देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं, दुख उत्पन्न होता है, तिनको करबो परई सलाम। तिनको यानी उनको वहां जाकर सलाम भी करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है। अब यह बात साबित करने के लिए चलने से जूता घिसता है, उन्होंने कुंभन दास का उदाहरण ले लिया था। यहां पर देखो आगे भी लिखा है, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? अब यहां तक तो लेखक अनुमान लगा रहे थे कि पता नहीं ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, लेकिन अब जूता फटा कैसे, अब इसका अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि शायद तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आई होगी और चट्टान से साइड से निकलने के बजाय तुमने चट्टान या उस पत्थर पर ठोकर मारनी शुरू कर दी। दरअसल चट्टान को आप कुरीतियां कह सकते हो कि उनके सामने बहुत सी कुरीतियां आती हैं और उन कुरीतियों पर वो बेतहाशा लिखते हैं, उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। मतलब एक तरह से उस चट्टान को ठोकर मारते हैं, उसके साइड से नहीं निकलते। साइड से तो हम जैसे लोग निकलते हैं, मतलब कोई कुरीति आ गई उसका कोई विरोध नहीं करते, हम उसके साइड से या बचकर निकलना चाहते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे, उनके सामने कुछ भी आ जाए उसको वो ठोकर मारते थे। कुछ भी आ जाए मतलब वो कुछ बुरी चीज यानी कुरीतियां, दिखावा, इस तरह की चीजें आ जाए तो वो उनको ठोकर मारते हुए निकलते थे। कभी साइड से नहीं निकले, बचकर नहीं निकले, उसका खूब पुरजोर तरीके से विरोध किया। ऐसा ही लेखक बताना चाहते थे, लेकिन कुछ इस तरीके से कि तुम्हारा जूता इसीलिए फट गया क्योंकि तुम चट्टान को ठोकर मारते हुए निकलते हो, कुरीतियों को ठोकर मारते हो, तुम साइड से बचकर, हम जैसे जो साइड से बचकर निकल जाते हैं ऐसे नहीं करते। यही कुछ लिखा हुआ है, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? ये अनुमान अब फिर लगाते हैं। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, मतलब कोई पुरानी कुरीति जो सदियों से जमी हुई है, या कोई भी चीज आप मान लो। वैसे तो एक्चुअल में दूसरी तरीके से इशारा तो लेखक का वही है कि वो कुरीतियों जो जम गई हैं, कोई चीज जो परत पर परत यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, परत पर परत सदियों से जम गई, मतलब एक कठोर बन गई है। कोई भी चीज मान लो, पत्थर कह लो, दूसरे शब्दों में जो लेखक बताना चाहता है वो तो कुरीतियां ही हैं, तो वो सदियों से चली आ रही उन परत पर परत सदियों से जो जम गई है, ऐसे पत्थर पर उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता ही फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, मतलब कोई टीला, बहुत बड़ी चट्टान जो रास्ते में खड़ी है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, यानी उस पर ठोकर मारी। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, जैसे हम लोग निकल जाते हैं। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, मतलब नदियां पहाड़ को तोड़ती हुई थोड़ी जाती हैं। कई नदियां तो साइड में से भी तो निकल जाती हैं। तो सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सकते थे। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी? कौन सी कमजोरी? जो गोदान में जो होरी की थी, जो होरी को ले डूबी। कौन सी वो कमजोरी थी? नेम धर्म वाली कमजोरी। वो अपने नियमों को, धर्म की बहुत पालना करते थे। कौन? होरी। ऐसे ही प्रेमचंद जी भी थे, अपने नियमों को, अपने आदर्शों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते थे। शायद इसी वजह से वो ठोकर भी मारते थे ऐसी चीजों को। मतलब अगर उनके आगे कुछ आ जाए, कुरीति आ जाए या बहुत पुरानी परंपरा जो नुकसानदायक है, उसको भी वो ठोकर मारते थे। नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी। किसकी? होरी की। ये नियम धर्म को पालना करने वाले, ये उसकी जंजीर थी। लेकिन लेखक कहता है कि तुम्हारी जंजीर नहीं लग रही, मतलब तुम चाहते हो ऐसा, तुम चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे तरीके से नियम और धर्म की पालना करो, नेम धर्म को फॉलो करो। शायद ये तुम्हारी जंजीर नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी।
मुक्ति थी मतलब तुम्हें अच्छा लगता था ये ऐसा करना, ऐसा ही कुछ आगे पढ़ेंगे देखो। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था बल्कि तुम्हारी मुक्ति थी। बच्चों, जूते की कीमत अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से पाठ को समझ रहे हैं। आगे देखो, तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती हुई सी लग रही है, मतलब कुछ इशारा कर रही है किसकी तरफ, तुम जिसे, उसकी तरफ तुम जिसे घृणित समझते हो, यानी तुम जिससे नफरत करते हो। और नफरत किससे करते हैं प्रेमचंद जी? जो कुरीतियों को अपनाते हैं, जो दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों से वो घृणित मतलब घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं बल्कि पांव की अंगुली से इशारा करते हो। मतलब वो अपना हाथ तक भी नहीं दिखाते, वो तो सिर्फ पैर, अपने उनके पैरों के तले मानते हैं उन ऐसे लोगों को। मतलब इतनी नफरत करते हैं ऐसे लोगों से जिनको कुरीतियों से प्यार है, ऐसे लोगों से। पांव की उंगली से इशारा कर रहे हैं, तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, मतलब उस कुरीतियों की तरफ। मैं समझता हूं तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं कि ये तुम्हारी उंगली क्यों झांक रही है, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूं कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो ऐसे लोगों पर जो दिखावा कर रहे हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार रख के बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बचा रहा, मतलब मेरा वजूद बचा रहा, मैं अपने आप की संभाल करता रहा, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ पर मेरा पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, यानी अपने आप का ही नुकसान कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे, कैसे अपना जीवन काटोगे? अब लेखक को वो सब चीज समझ में आ गई, वो मुस्कान समझ में आ गई, वो अंगुली का इशारा समझ में आ गया, वो सब कुछ समझ में आ गया। तब लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं। बच्चों, आपको लग रहा हो कि ये पाठ खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सबसे ऊपर लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें आपको एक ही पेज पर, एक ही जगह, भटकने की भी जरूरत नहीं है, ये सब चीजें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए पतली, बी घनी, सी छोटी, डी लंबी। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी घनी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? आपके ऑप्शन, ए बात करने, बी कहानी लिखने, सी पोशाकें बदलने, डी लिखने का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोशाकें बदलने का। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? आपके ऑप्शन, सूरदास, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी कुंभनदास। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी, कुंभनदास। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था? आपके ऑप्शन, ए दाएं, बी बाएं, सी दोनों, डी दोनों खराब थे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको एक ही पेज पर, एक ही जगह सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस लिंक को जरूर देखिएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।